हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1, हमारे परिवेश के पदार्थ। हमारे परिवेश के पदार्थ में हमारे चारों तरफ जो भी वस्तुएं हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ में जैसे कि उदाहरण हम ले लें इस बुक का। यह बुक जब भी हम कहीं रखते हैं या फिर कोई स्थान घेरता है, जहाँ भी रखते हैं स्थान घेरता है, इसका एक आयतन भी होता है। तो इसके द्वारा घेरे गए स्थान को, जो हाइट में घेर रहा है, ऐसे घेर रहा है, तो इसको हम आयतन कहते हैं। इसके द्वारा घेरे गए स्थान को, जैसे कि हम यहाँ रख दिए, तो इसके द्वारा इतना दूर घेरे गए स्थान को हम आयतन कहते हैं। उसके बाद जब बुक रखा जाए, तो किताब रख दिया हमने, तो इसके द्वारा जो आयतन घेर लिया, उसके बाद इस बुक को हम उठाते हैं, हटाते हैं, या फिर जो कुछ भी करते हैं, तो इसमें एक बल लगता है। तो बल लगता है तो इससे हमको अच्छा से पता चल रहा है कि इसमें भार भी है। और जाहिर सी बात है, जब भार है तो द्रव्यमान भी होगा। जब द्रव्यमान है तो इस बुक को जब भी हम इधर से इधर खींचते हैं, तो एक यहाँ अवरोध उत्पन्न हो रहा है। अवरोध, जब भी हम बुक को इधर खींच रहे हैं, तो एक यहाँ पे अवरोध उत्पन्न हो रहा है। यही अवरोध है। पदार्थ, कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ स्थान यहाँ घेर रही है। पदार्थ, जो कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन, जो यहाँ घेरा हुआ स्थान है, वो आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो एवं आयतन हो, और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे हम पदार्थ कहते हैं। द्रव्य पदार्थ वह है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। भौतिक प्रक्रिया मतलब वह घटना जिसमें पदार्थ के आकार, अवस्था या भौतिक गुणों में बदलाव होता है, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, उसे ही भौतिक प्रक्रिया कहते हैं। भौतिक प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक प्रक्रिया में नया पदार्थ बनता ही नहीं है। अब हम जानेंगे कि भौतिक प्रक्रिया के फलस्वरूप जो नया प्रकार विभक्त नहीं हो रहा है, तो उसका उदाहरण है जैसे चीनी हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, चूना हो गया, चूना पत्थर हो गया। चीनी को हम अगर जल में मिला देते हैं, तो फिर चीनी जैसा है वैसा हम प्राप्त कर सकते हैं। पानी तो वाष्पीकरण के हिसाब से चला जाएगा, चीनी बच जाएगा। वैसे ही सोडियम क्लोराइड भी, जैसे नमक का घोल बना दिए, गर्म करने पे पानी तो चला जाएगा, लेकिन नमक उसमें बच जाएगा। वैसे ही लेकिन अपवाद में कुछ है, जैसे कि दूध, समुद्र का जल, मिट्टी। दूध को गर्म करेंगे तो भौतिक अवस्था ही अपना परिवर्तन कर देगा। समुद्र का जल को भी गर्म करेंगे तो जल तो चला जाएगा, लेकिन उसमें बच जाएंगे जो अशुद्ध पदार्थ होंगे, वो बच जाएंगे। नमक भी होता है तो ये बच जाएंगे। मिट्टी भी अपवाद में है। पदार्थ अलग अलग छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। और इसका पता लगाने के लिए हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन को जल में घोलते हैं। जल में घोलने के बाद दूसरे गिलास में केवल हम जल लेते हैं, पानी लेते हैं। दूसरे गिलास में केवल पानी लेंगे और इसमें से, इस विलयन में से थोड़ा सा इसमें डालेंगे। हम देखेंगे कि फिर इसका भी रंग कॉपर सल्फेट के विलयन के ही रंग के जैसा हो गया है। फिर उसके बाद
तीसरा गिलास लेंगे, तीसरा गिलास में भी पानी ही लेंगे केवल, और फिर इसमें से दूसरा गिलास वाला में से, दूसरा गिलास के विलयन में से फिर इसमें डालेंगे। फिर देखेंगे कि इसका भी रंग थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन के रंग के जैसा ही हो गया है। तो इससे यह पता चलता है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि इसमें से भी फिर इसमें चला गया, फिर इसमें से भी इसमें चला गया, जबकि केवल जल ही था इधर। उसके बाद से हम पढ़ते हैं पदार्थ के कण। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। अनवरत गतिशील मतलब एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं। तो इसको हम समझने के लिए एक अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती जलाने के बाद देखते हैं कि बहुत दूर तक सुगंध जाता है, कुछ दूर तक। तो जैसे कि ये बच्चा देखिए सुगंध ले रहा है बोल, और इससे भी पूछ रहा है कि क्या तुमको भी सुगंध आ रहा है क्या? तो ये बच्चा बोल रहा है हाँ मुझको भी सुगंध आ रहा है। तो यह किसका कमाल है? तो पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, इसी का कमाल है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं, इसी कारण इन दोनों को सुगंध आ रहा है। और पदार्थ को गर्म करने पर भी उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों के वेग बढ़ जाते हैं। अतः ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है, कणों का जो चाल होता है वो बढ़ जाता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इसका एक और उदाहरण यह भी हो सकता है कि जैसे कि कोई नील हो गया, या फिर हम कोई रंग ले लेते हैं, और रंग जैसे एक बाल्टी में घोल दिए, रंग को बाल्टी में घोल दिए, और दूसरा बाल्टी में केवल जल है, और इसमें से थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया, तो देखेंगे कि ये जो खाली जल था यह भी लाल हो गया है, रंग लाल लिए तो लाल हो गया है। और फिर इसमें से फिर दूसरे बाल्टी में डाल दिए तो यह भी देखेंगे कि यह भी थोड़ा लाल हो गया है। तो देखेंगे पदार्थ के, तो इसलिए हम समझेंगे कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म होते हैं तभी तो इसमें से इसमें जा रहा है, फिर इसमें से इसमें जा रहा है। ताप बढ़ने पर कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि कोई यहाँ लैंप हो गया, यहाँ बीकर रख दिए, बीकर में जल रख दिए, और जल रखने के बाद हम यहाँ गर्म करने लगे, इसको ताप देने लगा। ताप देते देते यह पता चलता है कि बीकर में रखा हुआ जल खौलने लगता है और वाष्प देने लगता है। तो इससे यह पता चलता है कि ताप जब भी हम बढ़ाते हैं तो पदार्थ के कण के बीच इनका कणों का वेग बढ़ जाता है। हम दूसरा देखते हैं अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। इस बल के कारण पदार्थ के कण एक साथ बंधे रहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ हो गया, ये एक साथ यहाँ बंधा हुआ है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ही यह बंधा हुआ है, और यह बंधन अलग अलग पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। मतलब भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि इसमें अलग हो गया, जैसे कि यहाँ देखते हैं कील पे हथौड़ा मारा जाए तो कील को उतना कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन वहीं चौक खरिया पे अगर हम हथौड़ा मारते हैं तो चकनाचूर हो जाता है, टूट जाता है एकदम से। ईंट पे मारते हैं तो थोड़ा कम टूटता है। तो इसलिए देखते हैं कि इसका अंतर आणविक आकर्षण बल इसका मजबूत है, इससे कमज़ोर है ये, इससे और इससे चौक से मजबूत है ईंट। तो इसका अंतर आणविक आकर्षण बल चौक से मजबूत है, ईंट से मजबूत है कील का।
अंतर अणुक स्थान इंटरमोलिकुलर स्पेस, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान जब होता है तो उसे अंतर अणुक स्थान कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। जैसे कि ये पदार्थ है और ये जो कण है ये आपस में बंधे हैं, लेकिन कहीं कहीं इसमें स्पेस है, इसको अंतराणविक स्थान कहते हैं। जैसे कि हम चीनी ले लिए और जल ले लिए, और जल में जैसे कि 20 ग्राम जल है, उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए, लेकिन देखें कि जल का स्तर उतना ही है चीनी घुलने के बाद भी, तो इससे यह पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो अंतराणविक स्थान था जो वो पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर भी वो स्तर आगे नहीं बढ़ा, नहीं तो ऊपर बढ़ जाता। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण 3 चीज़ों में किया गया, जैसे कि ठोस है, द्रव है, गैस है। ठोस देखा जाए तो लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। ठोस और गैस के रूप में कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, मतलब कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड यह ठोस और गैस तीनों ही अवस्था में हो सकता है। द्रव जल हो जाएगा, और तीनों ही अवस्था में जल और गंधक ऐसा पदार्थ है जो तीनों ही अवस्था में हो सकता है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन इसके अंतराणविक स्थान और अंतराणविक बल के कारण ही इसका ठोस पदार्थ की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठोस पदार्थों में अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे से काफ़ी निकट रहते हैं तथा वे मजबूती से आपस में बंधे रहते हैं। जैसे कि यह ठोस पदार्थ हो गया, इसके कण आपस में मजबूती से बंधे हुए हैं, और जिसमें अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होता है उसमें अंतराणविक का स्थान बहुत कमज़ोर होता है। यह ध्यान में रखना है कि जिसका अंतराणविक बल अधिक होगा उसका अंतराणविक स्थान उसमें उस पदार्थ में बहुत कम होगा, बहुत कमज़ोर होगा। ठोस पदार्थों में अंतराणविक आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, जिससे पदार्थ के कण एक दूसरे से, ये सब एक दूसरे से काफ़ी निकट हैं और काफ़ी मजबूती से आपस में बंधे हुए हैं। अब देखेंगे हम घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व निकालने का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन, या फिर इसको घन मीटर भी, इसको घन मीटर से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक घन मीटर हो गया, लीटर हो गया, या फिर ग्राम प्रति मिलीलीटर हो गया। घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। घनत्व का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है। ठोस के घनत्व उच्च होते हैं। ठोस के घनत्व उच्च होते हैं क्यों? क्योंकि अंतराणविक आकर्षण बल इसमें काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए ठोस के घनत्व उच्च होते हैं। ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। इसके कारण ही अंतराणविक आकर्षण बल और अंतराणविक स्थान के कारण ही ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराणविक आकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि तोड़ने के लिए, जैसे कि इसमें इतना मजबूत है कि इसको तोड़ने के लिए या तो गर्म किया जाएगा या फिर इसमें ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ठोस पदार्थ के द्रवणांक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। जैसे कि कमरा का ताप जो है, अगर कोई ठोस पदार्थ है हम अपने कमरे में रखे हुए हैं
तो कमरे के ताप से अधिक नहीं होगा तब तो यह पिघल जाएगा, तो हमें ही परेशानी होगी। तो इसलिए ठोस पदार्थ का घनत्व ठोस पदार्थों के द्रव्यमापक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। ठोस पदार्थों के द्रव्यमापक और क्वथनांक कमरे के ताप से अधिक होता है। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ क्यों होते हैं? क्योंकि अंतराणु आकर्षण बल इसमें बहुत अधिक होता है और अंतराणु का स्थान बहुत कमजोर होता है। संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता कंप्रेसिबिलिटी, ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब इसको ठोस पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है। अपवाद में हो जाएगा स्पंज, स्पंज को दबाया जाएगा, दब जाएगा लेकिन फिर छोड़ा जाएगा, फिर अपना स्थान ले लेगा। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ में बहाव, ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि उसमें अंतराणु का स्थान बहुत कम होता है और अंतराणु बल बहुत अधिक होता है। ठोस पदार्थों में प्रसार या संकुचन, ठोस पदार्थों में प्रसार या संकुचन, एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। ठोस पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। ठोस पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार संकुचन बहुत ही कम होता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधा वाष्प की अवस्था में बदल जाए, मतलब सीधा गैस बन जाए और उस वाष्प को फिर दोबारा ठंडा किया जाए तो दोबारा से ठोस अवस्था में आ जाए, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप बने पदार्थ को ऊर्ध्वपात पदार्थ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन पदार्थ का एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर कहते हैं, आयोडीन, कपूर, नेफ्थिलीन आदि हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। विसरण डिफ्यूजन वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश करते हैं, विसरण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं पदार्थ की द्रव अवस्था। पदार्थ की द्रव अवस्था में द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है और इसका आयतन निश्चित होता है।
क्योंकि इसमें अंतराणिक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जबकि अंतराणिक स्थान इसमें अधिक होता है ठोस की तुलना में। उसके बाद हम देखते हैं घनत्व। घनत्व, द्रव का घनत्व उसके ठोस के घनत्व से कम होता है। अंतराणिक का स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। जो ठोस का घनत्व होता है द्रव के घनत्व से कम होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि इसका अंतराणिक का स्थान अधिक होता है घन जल का, जल या द्रव का। संपीड्यता, द्रव की संपीड्यता ठोस की तुलना में अधिक संपीड्य होती है। संपीड्य मतलब दबाव, संकुचन, प्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। द्रवनांक और क्वथनांक, द्रवनांक कमरे के ताप से अधिक होता है और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होता है। तरलता, फ्लूबिलिटी मतलब बहने की प्रवृत्ति। इसकी द्रव की फ्लो ठोस की तुलना में अधिक, ठोस में तो बहने की प्रवृत्ति होती ही नहीं है, लेकिन द्रव में फ्लो की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसका अंतराणिक का स्थान बहुत अधिक, मतलब ठोस की तुलना में अधिक होता है। ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। द्रव जमता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन पर। 273 केल्विन कहें या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहें, बात एक ही है। फ्रीजिंग पॉइंट को ही हिंदी में जमना कहते हैं। वाष्पन की क्रिया। वाष्पन, आपने देखा होगा कि झील, तालाब या नहर, नाला जो भी है, वहाँ देखे होंगे पानी जम जाता है, कुछ दिनों के बाद पानी ख़त्म भी हो जाता है, मतलब वाष्प होकर आसमान में चला जाता है। या फिर वाष्पन को देखने के लिए आप एक बर्तन ले सकते हैं, उसमें पानी ले सकते हैं, पानी को धूप में रख दीजिए और देखिएगा कि कुछ समय बाद पानी का स्तर घट गया होता है। पानी आखिर गया कहाँ, पानी का स्तर घटा तो कैसे घटा, तो वो वाष्पन के कारण ही होता है। वाष्प बनकर वो आसमान में चला जाता है। तो वाष्प बनकर जब आसमान में चला जाता है तो उसे ही वाष्पन कहते हैं। या फिर हम एक बर्तन लेते हैं जिसमें जल और नमक मिला देते हैं और जल और नमक मिला करके धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद देखते हैं कि जल तो गायब हो गया है, बच गया क्या, नमक बच गया। नमक बच गया तो इसे क्या पता चलता है कि जल का वाष्पन हो गया, जिसे हम वाष्पन कहते हैं। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कुछ कारण हैं, जैसे कि द्रव की प्रकृति। अब द्रव कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। द्रव का ताप मतलब कम दिया जा रहा है या ज़्यादा दिया जा रहा है या फिर मीडियम ताप दिया जा रहा है, तो द्रव के ताप पर भी निर्भर करता है वाष्पन। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब द्रव इतना है कि इतना है या इतना है, तो द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है वाष्पन। वायु का वेग, अब वायु का वेग स्लो है, तेज है, इस पर भी निर्भर करता है। द्रव का
पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है वाष्पन। चौथा हो गया वायु का वेग, जो अभी मैंने समझाया था। वायु का वेग, वायु का वेग तेज है स्लो है इस पर भी निर्भर करता है। अगर वायु का वेग तेज हो गया तो वाष्पन प्रभावित होगा, वायु का वेग स्लो हो गया तो भी वाष्पन प्रभावित होगा। पांचवा हो गया आपका आर्द्रता। ह्यूमिडिटी। और मौसम में आर्द्रता है, नमी है या फिर ताप है मौसम में, तो इस पर भी निर्भर करता है। अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो भी वाष्पन प्रभावित होगा, आर्द्रता यदि कम है तो भी वाष्पन प्रभावित होगा।